नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज़ में। और इस डेली करंट अफेयर के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, उन तमाम खबरों को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा करके आप तक लाया जाता है, ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो इसी उद्देश्य के साथ चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मनाने की घोषणा की गई है? सतत कृषि दिवस। कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डेट ज़रूरी है और ये इस दिन को सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? कौन से राज्य सरकार के द्वारा? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो अभी जो है फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है 7 अगस्त को प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब देखिए, 7 अगस्त भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो गोल्डन बॉय जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था तो उसकी याद में, उसकी स्मरण में यह राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और वो भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए बहरहाल हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने 7 अगस्त को कृषि सतत दिवस मनाने की घोषणा की है। 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाकर महाराष्ट्र सरकार ने न केवल डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करती है, बल्कि सतत खेती को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करती है। अब जो स्वामीनाथन हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, उनके बारे में आप जानते होंगे कि वो जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो हरित क्रांति है वो भारत में लॉन्च किया गया था, जिसकी वजह से भारत जो है अपने खाद्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सक्षम हो पाया। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। और विश्व स्तर पर यदि हम हरित क्रांति के जनक के रूप में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं विश्व स्तर पर। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे, ये चीज़ आप लोग जानते होंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले व्याख्या की ओर। तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भारत रत्न डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है, जिससे भारत में हरित क्रांति आई थी। तो आप लोगों को पता होगा, जब इकोनॉमी पढ़े होंगे तो उस समय 1967 का दौर, जब भारत में हरित क्रांति के तहत जो है गेहूं और चावल की उच्च हाई सील्ड यानी उच्च उत्पादन क्षमता वाली जो बीजें हैं वो विकसित की गई थी और उसी के तहत जो है भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया गया था। अदरवाइज उसके पहले जो है भारत में कृषि प्रोडक्ट जो है वो बाहर से आयातित किया जाता था भारी मात्रा में। तो यह जो है गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को मान्यता देता है। जय खुशी संस्थान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसमें राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सभी कृषि विद्यालयों को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये केंद्र निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
जैसे कौन कौन से? स्थायी कृषि की ओर बढ़ना, यानी जो कृषि है वो स्थायी रूप से बनी रहे, मृदा की उर्वरता जो है कम न हो और कृषि जो है सतत रूप से होती रहे, जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकी अपनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर ये ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया था, आप सभी को पता है, जिसके तहत सभी भारतीय नागरिकों को भारत में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि वो भूखमरी के शिकार न हो। इसका उद्देश्य नवीन कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना, जो किसानों के कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करता है। राज्य भर में स्मारक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कृषि आयुक्त को इस दिवस को मनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। इन पहलों में क्या क्या शामिल है? तो टिकाऊ खेती पर राज्यव्यापी कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित करना, पर्यावरणीय अनुकूल कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित करना, साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर पुरस्कार प्रदान करना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में देख लें या उनकी विरासत के बारे में देख लें तो भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर स्वामीनाथन ने भारत में खाद्यान्न की कमी को समाप्त करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उच्च उपज वाली गेहूं और चावल की किस्मों पर उनके अनुसंधान और नवाचारों ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया। खाद्य सुरक्षा के अलावा उन्होंने किसानों और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों और जलवायु अनुकूल कृषि की पुरजोर वकालत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, भारी धातुओं पर परमाणु भार 63 धातुओं का परमाणु भार 63.5 से 200.6 के बीच होता है और घनत्व इसका कितना होता है? 4000 किलोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ये धातुएं प्राकृतिक रूप से प्रकृति की सतह और भूगर्भ में पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के निर्माण काल से ही मौजूद हैं। सिक्योर हिमालय परियोजना चलाया गया था इसी भारी धातु के संदर्भ में। तो सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत ये चलाया गया था। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो इस संदर्भ में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो एक अध्ययन में हिमालय के बादलों में विषाक्त भारी धातु पाई गई हैं और इसीलिए यह चर्चा में है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कोलकाता स्थित बोस इंस्टीट्यूट के अध्ययन ने स्वच्छ पर्वतीय वर्षा की धारणा को मिथक सिद्ध कर दिया है। मतलब ये माना जाता था कि जो पहाड़ों पर वर्षा होती है वो क्या होती है? स्वच्छ होती है, क्योंकि वहाँ पर अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। और मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि ज़्यादातर जो है पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, इसलिए यहाँ पर स्वच्छ वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा जो मिथ था, इसे क्या किया है? इस धारणा को मिथक सिद्ध किया है। मतलब ये परसेप्शन बना था कि हाँ वहाँ पर पर्वतीय वर्षा के रूप में स्वच्छ वर्षा होती है, इसको मिथक घोषित किया है, सिद्ध किया है। किसने किया है? ये बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, और ये कहाँ पर अवस्थित है? बोस इंस्टीट्यूट जो है कोलकाता में स्थित है। अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो विषाक्त भारी धातुएं भारत में निचली स्तर की बादल पट्टी यानी लो लेवल क्लाउड्स भारी विषाक्त धातुओं से प्रदूषित पाई गए हैं। प्रमुख प्रदूषक के रूप में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय क्षेत्र के वर्षा रहित बादलों में कैडमियम, कापर, जिंक, क्रोमियम पाए जाते हैं। तो कैडमियम, कापर, जिंक, क्रोमियम इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अधिक प्रदूषण पाया गया है। यहाँ 1.5 गुना अधिक प्रदूषण और 40 से 60% अधिक विषाक्त धातु भार पाया गया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से भारी धातुएं भी मिल रही हैं वर्षा के बूंदों में।
स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बताया गया है। बच्चों में वयस्कों की तुलना में 30% अधिक स्वास्थ्य जोखिम है। बादलों में घुला हुआ क्रोमियम कैंसरकारी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। प्रदूषण के प्रमुख कारण की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों से वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन जो इमिशन करते हैं, निकटवर्ती निचले इलाकों से औद्योगिक प्रदूषण, ये सब प्रमुख कारण बताए गए हैं। भारी धातुएं और भारी धातु प्रदूषण के बारे में देख लें तो एक तो होता है प्रदूषक, एक होता है प्रदूषण। तो वातावरण में कुछ जो गैसें होती हैं वो निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं। जब वातावरण में उनकी संख्या, उनकी मात्रा, संख्या नहीं मात्रा बोलेंगे, एक निश्चित अनुपात से वातावरण में उपस्थित हों और वह जो है जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करें तो उसे हम प्रदूषण के रूप में वर्णित करते हैं। और इन प्रदूषण के रूप में जो हानिकारक तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे कि कैडमियम हो गया, पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंडिविजुअल रूप से प्रदूषक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग भारी धातुएं और भारी धातु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे। तो इसके बारे में बात करें तो भारी धातुओं की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसका परमाणु भार 63.5 से 2.6 के बीच होता है। और इसके घनत्व की बात करें तो 4000 किलोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक होता है। उदाहरण के लिए जिंक, कॉपर, कैडमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, सीसा, क्रोमियम आदि। आवर्त सारणी में 50 से अधिक तत्व भारी धातुओं की श्रेणी में आते हैं, जिनमें लगभग 17 अत्यंत घातक मानी जाती हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे जब तो 50 से अधिक तत्व जो है भारी धातुओं की श्रेणी में आते हैं और उसमें से भी 17 अत्यंत घातक मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो ये धातुएं प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह और भूगर्भ में पाई जाती हैं, जो पृथ्वी के निर्माण काल से ही मौजूद हैं। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक के रूप में मानव जनित गतिविधियां, विशेषकर धातु आधारित औद्योगिक क्रियाएं जैसे स्मेल्टिंग वो होता है फर्नेस, एक तरीके से होता है, वहाँ पर मेटल्स को गलाया जाता है और गला करके फिर अन्य आकार में ढाला जाता है। दूसरा है खनन, फाउंड्री उद्योग, धातुओं का रिसाव, लीचिंग, ये सब कारण हैं। हिमालयी क्षेत्रों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कुछ प्रमुख कदम क्या हैं, तो हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया गया था। हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना था इसका उद्देश्य, और सिक्योर हिमालय परियोजना चलाई गई थी। इसके जरिए सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा द्वारा ये वित्त पोषित किया गया था। और हिमालयी राज्य प्रादेशिक परिषद भी लाया गया था, किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख कदम हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC 1963 में एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, मतलब सहभागिता के आधार पर जो है विकास निगमों की स्थापना की गई थी, और वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NCDC बोलते हैं। और यह कब स्थापित किया गया था, 1963 में एक वैधानिक निगम है, निगम के रूप में स्थापित किया गया था, वैधानिक है, ठीक है, यानी एक्ट के द्वारा लाया गया था। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या आप लोग भी पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो ऐसे निकाय जो जिनका वर्णन संविधान में होता है उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं, और ऐसे संस्थान जो
किसी एक्ट के द्वारा लाया जाता है वो जो है वैधानिक निकाय होते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसे 1963 में एक वैधानिक निकाय के रूप में, निगम के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए यह एक वैधानिक निगम, वैधानिक निकाय है एनसीडीसी। ठीक है, इसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना। तो इस संदर्भ में कौन से सही विकल्प सही हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न ही एक और न ही दो। तो इस संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अनुदान सहायता योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, इस योजना का परिव्यय 2025 से 26 से लेकर के 2028 से 29 तक 4 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। तो कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, 2025-26 से 2028-29 तक के लिए। यह राशि जो है 5,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अनुसार भारत सरकार के बजटीय समर्थन से प्राप्त होगी। यानी प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसको? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को। और ये कहाँ से मिलेगा? भारत सरकार के बजट से। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी योजना को सहायता अनुदान के बारे में बात करें तो यह जो है केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। केंद्रीय क्षेत्रक योजना क्या होती है? ऐसे योजना जिन्हें लागू तो राज्य सरकारें करवाती हैं और उनके सहयोग से केंद्र सरकार भी सहयोग करती है उसे लागू कराने में, लेकिन जो वित्त का प्रबंध होता है वो केंद्र सरकार ही पूर्णतः वहन करती है। इसका उद्देश्य नई परियोजनाएं स्थापित करने, मौजूदा संयंत्रों का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना है। निधि जुटाना की बात करें तो एनसीडीसी द्वारा अनुदान का 4 वर्ष की अवधि में खुले बाजार से अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी ओपन मार्केट से 20,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि एनसीडीसी जुटा सकता है। योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो एनसीडीसी होगा, जिसका उद्देश्य ऋण वितरण करना, परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और ऋण की वसूली करना इत्यादि शामिल है। प्रदान किए जाने वाले ऋण में निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन से? तो विविध क्षेत्रकों में परियोजना संबंधी सुविधाओं की स्थापना की जाएगी। आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और विस्तार के लिए दीर्घकालिक ऋण दिए जाएंगे। सहकारी समितियों को अपना व्यवसाय कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने में सक्षम बनाने के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के निहितार्थ और लाभ की बात करें, मतलब इस योजना से हमें लाभ क्या होगा? तो सामाजिक आर्थिक अंतर समाप्त होगा। यानी जो समाज स्तर पर अंतर है, ठीक है, असमानता बनी हुई है और आर्थिक स्तर पर जो असमानता बनी हुई है उसे समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि सहकारी रूप से जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ही पृष्ठभूमि के समूह, व्यक्तियों का समूह जो है एक उद्देश्य के लिए कार्य करता है और ऐसे में जो ग्रुप्स होते हैं उस ग्रुप्स की सर्वांगीण विकास होती है और प्रत्येक सदस्य की बराबर की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिए सामाजिक आर्थिक अंतर समाप्त होगा। जो इसे वित्त की सहायता योजना देने की बात की गई है। ठीक है, तो इसके जरिए अनुदान सहायता के जरिए जो है इसका सामाजिक आर्थिक अंतर समाप्त होगा और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आय सृजन करने वाली पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होगा तथा सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी के रूप में तरलता प्राप्त होगी। यानी लिक्विडिटी की बात कर रहा है, पैसे, ठीक है, उन्हें प्राप्त होगी। क्षमता में वृद्धि होगी तथा आधुनिकीकरण और विविधीकरण को समर्थन प्राप्त होगा, जिससे लाभप्रदता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी के बारे में बात करें तो इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसे 1963 में एक वैधानिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मंत्रालय की बात करें तो सहकारिता मंत्रालय है। और अभी वर्तमान में कौन है सहकारिता मंत्रालय? आदरणीय आप लोग बताइए, अमित शाह जी। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, पशुधन आदि के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एक अभिनव, कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में एआई को विशेष रूप से विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जबकि यूरोपीय संघ एआई अधिनियम दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून है। तो हमें क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। अब ये देखिए प्रश्न क्यों चर्चा में है। तो अभी जो है 26 तकनीकी कंपनियों ने यूरोपीय आयोग के जनरल पर्पज यानी जो GPAI होता है, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसीलिए चर्चा में है। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इस संदर्भ में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ें। तो 26 तकनीकी कंपनियों ने यूरोपीय आयोग के जनरल पर्पज एआई कोड ऑफ प्रैक्टिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सहित 26 प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने स्वेच्छा से यूरोपीय आयोग के जनरल पर्पज कोड ऑफ प्रैक्टिस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह संहिता स्वैच्छिक है, लेकिन इस पर हस्ताक्षर करने वालों को कानूनी स्पष्टता मिल सकती है और EU यानी यूरोपीय यूनियन के आगामी एआई अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार अनुकूलन करना उनके लिए आसान हो सकता है। यह अधिनियम अगले 2 वर्षों में लागू हो जाएगी। इस संहिता में 3 अध्याय हैं: पारदर्शिता, कॉपीराइट और बचाव एवं सुरक्षा। तो एआई के संदर्भ में ये देख रहे होंगे कि पारदर्शिता एक प्रमुख चुनौती के रूप में है। कॉपीराइट दूसरे का वीडियो कोई जो है दूसरा कोई अपलोड कर देता है, और साथ ही साथ इसमें सेफ्टी कैसे हो, ठीक है, साथ ही साथ बचाव कैसे हो, ये भी इसमें शामिल है। यूरोपीय संघ एआई अधिनियम के बारे में बात करें तो यूरोपीय संघ एआई अधिनियम दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून है। तो कौन सा है? यूरोपीय संघ एआई अधिनियम, ये दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून है। इस अधिनियम में विनियमन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। साथ ही यह एआई से उत्पन्न जोखिम के अनुसार उस पर अलग अलग नियम लागू करता है। यह एआई प्रदाताओं के लिए स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करता है। इसका अपनी मूल्य श्रृंखलाओं और थर्ड पार्टी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से जनरेटिव एआई का उपयोग करने वाले व्यवसायों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की तरह EU एआई अधिनियम के भी एक वैश्विक मानक बनने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में जीवन पर एआई के नकारात्मक की बजाय सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करना है। अनुपालन की बात करें तो नियमों का पालन न करने पर काफ़ी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कंपनी के वैश्विक टर्नओवर का 7% तक हो सकता है। तो ये कुछ प्रमुख यूरोपीय संघ एआई अधिनियम के बारे में कुछ नियमावली है। चलिए अब जो ये कंपनियां, जो 26 कंपनियां हैं वो हस्ताक्षर किए हैं, उनके लिए क्या चिंताएं हैं। तो कंपनियों का मानना है कि यह कोड मॉडल डेवलपर्स के लिए कानूनी अस्पष्टताएं पैदा करती हैं और आगामी एआई अधिनियम के दायरे से परे हैं। विनियामक जटिलता और प्रशासनिक बोझ से यूरोप की एआई प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत में एआई विनिमय की बात करें
तो भारत में एआई को विशेष रूप से विनियमित करने वाला कोई कानून नहीं है। इसकी बजाय भारत ने एआई के विकास और उपयोग का समर्थन करने के लिए एक सरकारी मिशन पर ध्यान केंद्रित किया है। एआई इंडिया मिशन का उद्देश्य एक अभिनव, कुशल, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करने। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाने की घोषणा की है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अप्रैल 2025 में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की गई थी, जो वर्तमान में लागू है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत अमेरिका को गैर पेटेंट दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी भारत जो है अमेरिका को गैर पेटेंट, जिन दवाओं का पेटेंट नहीं हो पाता है, उन दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। इन दवाओं की कीमतें बढ़ने से भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो इस संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल 1, ऑप्शन बी कह रहा केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी 1 और 3। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अप्रैल 2025 में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की तो गई थी, लेकिन वर्तमान में इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस पर रोक लगा दी गई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत अमेरिका को गैर पेटेंट दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाने की घोषणा की है, और इसीलिए यह चर्चा में है। जनवरी 2025 से अमेरिका ने भारत सहित कुछ व्यापार साझेदारों के खिलाफ टैरिफ संबंधी कदम उठाए हैं। अप्रैल 2025 में भारत पर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में रोक दिया गया था। अब टैरिफ क्या है? एक प्रकार का व्यापार को हतोत्साहित करने वाला शुल्क है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये जो है ये मान लीजिए यूएसए है और ये इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ कोई प्रोडक्ट बना, मान लीजिए कोई टैबलेट ही बना या मोबाइल बना, यहाँ से जब यहाँ जाएगा यूएसए, तो ये भारत क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक, एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? यूएसए इंपोर्ट कर रहा है। तो सपोज मान लीजिए इस टैबलेट की कीमत 100 रुपये है, और जब ये अमेरिका क्या करे, 25% टैरिफ लगा दे, तो ये जब यूएसए में पहुंचेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यूएसए में बिकने के लिए 125 रुपये का, क्योंकि 25 रुपये अतिरिक्त ये चार्ज कर रहा है ना 25%। तो ये कंपनियां क्या करेंगी? 100 रुपये के बजाय 125 में बेचेंगी, क्योंकि उन्हें टैक्स भी देना है, प्रशुल्क भी देना है। वहीं जो यूएसए में जो मोबाइल बन रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 100 रुपये का यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो हैं, यूएसए के लोग यूएसए में बने मोबाइल को ही खरीदेंगे, और ऐसे में क्या होगा कि जो भारत का व्यापार है वो बाधित होगा। तो अभी जो है इसीलिए यह चर्चा में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय निर्यातों पर 25% टैरिफ और पेनाल्टी लगाने की घोषणा की है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा? भारत का व्यापार जो है प्रभावित होगा, क्योंकि जो निर्यात करना था वो निर्यात होगा नहीं, और भारत के लिए फॉरेक्स रिजर्व भी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ये प्रमुख चिंता का विषय है। और डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं तब से टैरिफ खेल रहे हैं।
देखते हैं आगे क्या होता है। तो मौजूदा टैरिफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से बताए जा रहे हैं, तो व्यापार घाटा बताया जा रहा है। अमेरिका का भारत के साथ वस्तुओं का व्यापार घाटा 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर था, जो 2023 की तुलना में 5.4% अधिक है। यानी व्यापार घाटा क्या है, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ठीक है, और ये यूएसए हो गया, ठीक। तो इंडिया ने मान लीजिए जो एक्सपोर्ट किया उसके बदले में यूएसए पेमेंट करेगी, और जो यूएसए भारत में एक्सपोर्ट करेगा, भारत उसके बदले पेमेंट करेगा यूएसए को। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि मान लीजिए इंडिया 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है, ठीक, तो 100 रुपये का एक्सपोर्ट करता है, बदले में 100 रुपये यहाँ पर यूएसए ने इंडिया को पेमेंट किया। यूएसए मान लीजिए कि रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग डॉलर को, वहाँ के, तो उसने 90 रुपये का एक्सपोर्ट किया और इंडिया ने 90 रुपये का पेमेंट किया। तो ऐसे में क्या है, यूएसए में ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, और यूएसए से एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यापार घाटा हो रहा है, ठीक है। तो इसी को व्यापार घाटा बोलते हैं। तो अमेरिका का भारत के साथ वस्तुओं का व्यापार घाटा 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर था। तो ये बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जो 2023 की तुलना में 5.4% अधिक है। तो ये प्रमुख कारण बताया गया है। साथ ही साथ भारत की गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं बताई गई हैं। भारत की कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी नियमों को अमेरिका ने अपने निर्यात के लिए बाधा माना है। देखिए, जो भारत में एक सब्सिडी सुने होंगे, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी और अंबर बॉक्स सब्सिडी सुने होंगे। तो जो WTO में विवाद उठता है कि भारत जो है ये अपने कृषि उत्पादों के लिए बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है। इससे क्या होता है, यहाँ पर जो है किसानों को ज़्यादा सब्सिडी दे दी जाती है, और जिससे भारतीय किसान ज़्यादा मात्रा में फसल उत्पादन करते हैं और अन्य देशों का व्यापार जो है प्रभावित होता है। जबकि भारत का कहना ये है कि जो आप बेस ईयर कैलकुलेशन किए हो परसेंटेज को काउंट करने के लिए, वो बेस ईयर गलत है। तो ये भी जो है एक प्रमुख कारण है। भारत की ब्रिक्स सदस्यता भी एक कारण बताई जाती है। अमेरिका ब्रिक्स को एंटी डॉलर समूह मानता है, तो ये भी एक प्रमुख कारण है। भारत रूस संबंध भी एक प्रमुख कारण के रूप में बताया जाता है। तो अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से रक्षा और ऊर्जा आयात करने के कारण भारत पर अनिर्दिष्ट जुर्माना लगाने की बात कही है। अमेरिका के प्रस्तावित रशियन सैंक्शंस एक्ट 2025 में उन देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया है जो रूस से तेल या पेट्रोलियम उत्पादन खरीदते हैं। अभी देखिए अमेरिका क्या कह रहा है कि पाकिस्तान से हम जो है तेल जो है अन्य कंट्रियों को भेजेंगे, पाकिस्तान की मदद करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है। टैरिफ लागू होने से संभावित प्रभाव क्या होंगे, तो द्विपक्षीय व्यापार समझौता जो अमेरिका इस टैरिफ का उपयोग भारत पर अंतिम व्यापार समझौते पर वार्ता तीव्र करने का दबाव बनाने के लिए कर सकता है, ठीक है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर से अधिक करने और एक बहुक्षेत्रीय BTA पर वार्ता करने का लक्ष्य रखा है। 2024 में दोनों देशों के बीच 131.8 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, और इसे लक्ष्य क्या रखा गया है 2030 तक 500 बिलियन डॉलर करने का। प्रतिस्पर्धा में नुकसान क्या होगा, तो भारत पर लगाए गए टैरिफ वियतनाम
में 20% और इंडोनेशिया में 19% की तुलना में अधिक हैं, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो सकती है। निर्यात पर असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को गैर पेटेंट दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। इन दवाओं की कीमतें बढ़ने से भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर पड़ सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा हो सकती है। टैरिफ से लागत बढ़ सकती है, शिपमेंट में देरी हो सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख नुकसान हैं। निष्कर्ष की बात करें तो भारत का कहना है कि वह एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी बीटीए के लिए प्रतिबद्ध है। भारत अपने किसानों, उद्यमियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कल्याण एवं अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहेगा। तो ये था मित्रों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम को पर डे कर रहे होंगे और अपने नोट्स को अपडेट कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचे और हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।